नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BNK24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज की बाज़ार की गिरावट ने सभी को डरा दिया है। आखिरकार बाज़ार में हो क्या गया? कई लोग ये भी मान रहे हैं कि क्या अमेरिका के साथ जो डील होने वाली थी वो रद्द हो गई, या आखिर जो बाज़ार में गिरावट आई है उसके पीछे वजह क्या है। इतनी बिकवाली, इतनी शार्प बिकवाली जो संभलने तक का मौका नहीं मिला। सुबह बाज़ार ओपन अच्छा हुआ, उसके बाद बाज़ार में गिरावट एक तरफा देखने के लिए मिली। क्या कारण है, उसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। ऐसा क्या हुआ जब पिछले हफ्ते RBI के जो रेपो रेट में कट करना था वो भी कर लिया, वो भी खबरें अच्छी चल रही थी। और OUM ओपन मार्केट ऑप्शन के जरिए 1 लाख करोड़ रुपए मार्केट में डालने के लिए भी बोल दिया, वो भी अच्छी खबर थी। और तो और अच्छी खबर इतनी थी कि भाई शुक्रवार में कुछ ना कुछ FII ने खरीदारी ही करी थी, मतलब अगर ऑल ओवर देखा जाए। आज भी जो आंकड़े हैं वो भी कुछ ऐसा खास नहीं बता रहे। तो आखिर बाज़ार के अंदर इतनी गिरावट आई क्यों? और गिरावट आई तो आई, लेकिन गिरावट के साथ साथ में जो अभी IPO का सीज़न चल रहा है, IPO के GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम पर बेहतरीन इम्पैक्ट देखने के लिए मिला है। जो अभी वो कार्ड अभी एक IPO चालू है, उसका जो 20% का GMP चल रहा था वो गिर कर मात्र 4% पे आ गया है। इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जब भी IPO में आप एप्लीकेशन लगाएं तो आप लास्ट दिन लगाएं, ताकि आपको 2 दिन माहौल का पता चल जाए कि आगे सेंटिमेंट क्या बन रहा है। जिन लोगों ने ये समझ के IPO में एप्लीकेशन लगाई कि यार चलो GMP अच्छा चल रहा है, ग्रे मार्केट प्रीमियम, कुछ ना कुछ लिस्टिंग गेन मिल जाएगा, लेकिन GMP एक मात्र अंदाज़ा मात्र है। GMP कोई भी ऐसा पैरामीटर नहीं है कि हाँ GMP अच्छा चल रहा है तो आपको लिस्टिंग गेन मिलेगा। इसकी कोई भी बाध्यता नहीं है। रुपया भी कोई इतना खास गिरावट नहीं है, 90 रुपये 26 पैसे पर रुपया का कारोबार कर रहा है। डॉलर इंडेक्स में भी इतनी कोई खास मतलब बढ़त देखने के लिए नहीं मिली। 98-99 रुपये पर डॉलर इंडेक्स है। आज FII के अगर आंकड़ों पर नज़र डालोगे तो विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 779 करोड़ रुपये की बिकवाली करी है और DII ने आज खरीदारी करी है। तो आज सब कुछ ठीक होने के बाद भी बाज़ार के अंदर गिरावट क्यों आई? पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा, उससे भी पहले एक नज़र डाल लेते हैं कैंस टेक्नोलॉजी पे। कैंस टेक्नोलॉजी में ऐसा क्या हो रहा है कि वो पिछले हफ्ते भर में 33-34% टूट गया, और अब उसको सब बोल रहे हैं 77 के पी पे है, इतना मल्टीपल नहीं मिलना चाहिए। जब वो स्टॉक 7,500 रुपये पे था, और जो ब्रोकरेज फर्म है ना, वो उसमें वहाँ भी 7,500 रुपये पे भी उससे अपग्रेड की मतलब वो निकाल रही थी, रिपोर्ट निकाल रही थी कि यहाँ से 10,000 जा सकता है, यहाँ से मतलब 12,000 हो सकता है। 9800 रुपये के टारगेट निकाले जा रहे थे। और P मल्टीपल अगर तुम देखोगे, प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो होता है, वो उसका 203 पे चल रहा था। जब कैंस टेक्नोलॉजी का P मल्टीपल 203 चल रहा था, 7500 के आसपास में स्टॉक था, तो सब ब्रोकरेज फर्म भी अच्छी अच्छी रिपोर्ट निकाल रहे थे। और अब स्टॉक टॉप से 33% टूट कर 77 के P पे आ गया, और अब लोगों को सब खराब खराब दिख रहा है। देखो क्या है, इन्होंने 2 कंपनी एक्वायर करी है कैंस टेक्नोलॉजी ने। उन कंपनियों को अपनी बैलेंस शीट में साफ सुथरा नहीं दिखाया। जो ये मार्जिन दिखा रहे हैं वो मार्जिन रियल में है नहीं। और मैनेजमेंट ने जब कॉल करी, कॉल में उस चीज़ को स्वीकारा मैनेजमेंट ने कि हाँ हमसे गलती हुई है, और गलती की सज़ा तो बाज़ार देता है। अब शायद कैंस टेक्नोलॉजी को उतना P मल्टीपल ना मिले जितना पे वो कभी ट्रेड करती थी, या अगर किसी ने 7500 के भाव पे ले रखा तो शायद कभी अभी मतलब साल अगली 1 आध साल में तो अभी रेट आने का रेट है नहीं। कारण ये है कि इसकी बैलेंस शीट में खामियां पाई गई हैं। जो व्यक्ति बैलेंस शीट जानता है, फंडामेंटल जानता है, कंपनी को पढ़ता है, वो समझता है। स्टॉक के मूवमेंट पे मत ध्यान दो। स्टॉक के जो प्रमोटर है ना, अगर प्रमोटर ही झोल झाल में पाया जाए कि यार नहीं इसने बैलेंस शीट को घुमाने की कोशिश करी है, भाई जैसा कि सेल बढ़ानी है, मैं समझ लो मैं प्रमोटर हूँ, मुझे सेल बढ़ानी है, तो मैं क्या करूँगा, मैं अपने जो जिस लेंडर को मैं माल बेच रहा हूँ ना, उन्होंने कहा मेरे पास में माल रखा है, मुझे ज़रूरत नहीं। मैं उदाहरण से समझा रहा हूँ, कैंस टेक्नोलॉजी मतलब माल वगैरह नहीं बेचती, समझने की कोशिश करो। तो उन्होंने कहा मुझे ज़रूरत नहीं, मैं बोलूँगा एक काम कर, तो ये जो 10,000 रुपये का माल रख ले, मैं अपनी सेल में दिखा दूंगा कि 10,000 का माल बिक गया। लेकिन मैं क्या करूंगा, उसे अपने ट्रेड रिसीवल में घटा दूंगा कि मेरा पैसा ये आया नहीं, रिसीवल में फंसा हुआ है। सेम अगर मैं मेरे मन में गफलत है, मतलब अगर मैं प्रमोटर होकर मैं चोर हूँ, कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा मन साफ नहीं है अपनी बैलेंस शीट को लेकर के, तो ये परिस्थिति तो देखने के लिए मिलेगी। सेम अभी इंडिगो के केस में देखने के लिए मिल रहा है। आज एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से एक बयान आया है
भारत के जो मतलब एविएशन मंत्री है ना, उनकी तरफ से एक बयान आया है। उन्होंने बोला है कि एटलीस्ट भारत के अंदर कम से कम 5 एयरलाइंस तो होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज इंडिगो की जो विमान रद्द हुए, जिस हिसाब से फ़्लाइटें रद्द हो रही है, आज भी 500 से ज़्यादा फ़्लाइटें रद्द हुई। उनका कहना ये था कि हम 1800 से ज़्यादा फ़्लाइटें चलाएंगे, लेकिन उसके बाद 500 रद्द कर दी गई। क्रू मेंबर, पायलट्स की इनकी जो कमी है, उनके कारण इन्होंने जो DGCA है, जो टाइम लिमिटेशन माना गया था, उसके ऊपर भी थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया कि चलो आप एक काम करो, समय और बढ़ा लो। उसके बाद में भी सुचारू रूप से नहीं कर पा रहे। तो इसने एविएशन इंडस्ट्री की और सरकार की कहीं ना कहीं नज़रें जमाने के लिए मजबूर कर दिया है कि किसी भी बिजनेस के अंदर मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। जैसे कि कल मैंने वोडाफोन आइडिया के बारे में आपको बताया था कि अगर वोडाफोन आइडिया ख़त्म हो जाए और ये दोनों ही बैठ कर बात कर लें, मुकेश अंबानी और जो एयरटेल वाले हैं मित्तल भारती, वे बैठ के बात कर लें कि हाँ भाई बताओ ये 1200 करना क्या, हाँ कर दो, ठीक है 1200 हो गया भाई, तुम्हें लेना तो ले, नहीं लेना तो जाओ। और वो होगा क्या उस कंडीशन में? आम जनता को उसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। इंडिगो एयरलाइंस ने 827 करोड़ रुपए लोगों के रिफंड किए हैं DGCA के बाद। अभी जो सरकार ने इन्हें सोकोस नोटिस जारी किया था, उसमें भी DGCA को, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन को, उसमें भी टाइम लिमिटेशन बढ़ानी पड़ी। इन्होंने बोल दिया हम जवाब देने के लिए इतने मतलब इस समय में जो 24 घंटे का टाइम दिया था उसमें हम कंफर्ट नहीं है, आप हमें इसमें बढ़ाए। तो उसमें अभी तक का समय बढ़ाया है। अब उसमें जवाब आएगा कि जवाब क्या आता है। तो मामला जो है ना, अब जो बाजार को गिरने के पीछे 2 की फैक्टर पर अगर नज़र डालोगे, पहला तो एक्सीडेंट शुरू में ही तुम्हारा इंडिगो, क्योंकि इंडिगो जहाँ प्रमोटरों ने तो हालांकि कई बार बल्क डील के माध्यम से माल बेचा है इसमें प्रमोटरों ने, लेकिन 3000 से उसके बाद भी वो 5000 5,500 तक गया। अब जब स्टॉक गिरना चालू हो रहा, क्योंकि फ़्लाइटें बंद है, ऑपरेशन बंद है, अधिकतर फ़्लाइटें रद्द हो रही हैं, हो सकता है इनके ऊपर 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ का जुर्माना भी लगा दे सरकार। अगर जुर्माना लगाएगी तो पैसा कहाँ से देंगे? पैसा तो बैलेंस शीट से जाएगा, क्योंकि भाई घाटा दिखाना पड़ेगा ना इन्हें बैलेंस शीट में। तो पहले के जो जिस हिसाब से इनका ऑपरेशन चल रहा था, जो प्रॉफिट आ रहा था, वो प्रॉफिट नहीं आएगा। कंपनी जब बैलेंस शीट जाएगा तो घाटे में आ जाएगी, घाटे में आ जाएगी तो P मल्टीपल महंगा हो जाएगा, P मल्टीपल महंगा हो जाएगा तो स्टॉक की वैल्यू आधी होनी चाहिए। होता यही है ना, कोई भी स्टॉक हो, अगर किसी के नतीजे ख़राब आ जाते हैं तो स्टॉक गिरता है। वो पहले से ही रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि ये पहले से दिख रहा है लोगों को। भाई जब फ्लाइट उड़ ही नहीं रही है, फ्लाइट उड़ नहीं रही मतलब ऑपरेशन चलेगा कहाँ से? ऑपरेशन नहीं चल रहा तो धंधा नहीं चल रहा, धंधा नहीं चल रहा तो बैलेंस शीट पर कहाँ से आएगा? स्टॉक अब ज़्यादा जल्दबाजी करने में कोई फ़ायदा नहीं है, अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के। इसमें कम से कम ये मान के चलो, जब तक 1 क्वार्टर के नतीजे नहीं आ जाएं कि ये जो इनमें गफलत मची हुई है ना, इस गफलत का नतीजे क्या निकल के आ रहे हैं, पहले ये निचोड़ निकल जाए कि ये जो उधम मचा है कि सरकार के और इंडिगो के बीच में, इस पर इंडिगो पर क्या एक्शन सरकार ले रही है और इंडिगो उसके उत्तर में क्या करने जा रही है, पहले ये देख लें। इनके नतीजों में क्या इम्पैक्ट आ रहा है, उसके बाद ही बहुत कोशिश होकर चलें। जैसे केंस टेक्नोलॉजी में हुआ, भाई केंस टेक्नोलॉजी ने, जो मैनेजमेंट ने भी माना है कि नहीं हमसे गलती हुई है, हमारी एक सब्सिडरी है वहाँ ऐसी मिस्टेक हुई है। तो बाज़ार में गलती के लिए कोई जगह नहीं है, ऐसी कमियाँ अनेक नहीं है, अथाह हैं जो बाज़ार में छुपी हैं। वो केवल जब भाई आप बताओ ना, मैं आपको एक उदाहरण से बता रहा हूँ। आप 200 के मल्टीपल पे खरीद रहे हो, गुजरात स्टेट नर्मदा फर्टिलाइज़र 170 रुपये का शेयर है, 11 का P चल रहा है, मात्र 11 का, और उसके बाद भी शेयर गिरता जा रहा है। 11 का P चलने के बाद भी शेयर गिरता जा रहा है, और वो 200 के मल्टीपल पे लोग बाग बोल रहे हैं तो 8,000 जाएगा, 5,000 जाएगा, ऐसा नहीं होता। अब UIDAI जो आधार कार्ड वेरिफिकेशन करने वाली एक संस्था है ना, अब वो बहुत जल्दी एक नियम बदलने जा रही है, जहाँ भी ये नियम आप अच्छे से सुन लो। नियम क्या है कि जब आप लोग कहीं भी होटल में, बार में, किसी या रेस्टोरेंट में, या किसी भी आप सिनेमा हॉल में या किसी संस्थान में जाते हो तो आपको फ़ोटोकॉपी लगती है। लेकिन अब UIDAI एक संशोधन करने जा रही है इसमें। अब आपका जो आधार कार्ड की फिजिकल फ़ोटोकॉपी है वो वैलिड नहीं रहेगी। अब एक QR कोड का सिस्टम लागू करने जा रही है कि आपके मोबाइल के अंदर एक ऐप होगा और उस ऐप के अंदर एक QR कोड होगा जिसे स्कैन करेंगे और ये आइडेंटिफाई हो जाएगा कि ये व्यक्ति वही है जिस व्यक्ति से हमने जो मतलब रूम दिया है या नहीं दिया है। हो क्या रहा था
कि ऐसा क्यों करना पड़ा यूआईडीआई को। जनरली जो फिजिकली आधार कार्ड की कॉपी है ना, उनसे बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड्स बढ़ते जा रहे थे। उसके कारण सरकार और यूआईडीआई को बैठ कर एक मतलब निर्णय निकालना पड़ा कि ये जो जिस तरह से फ्रॉड बढ़ रहे हैं ना, उन फ्रॉडों पर लगाम लगाने के लिए ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे मतलब इस पर लगाम भी लग जाए और बिजनेस भी इम्पैक्ट ना हो। तो बिजनेस इम्पैक्ट ना हो, लगाम भी लग जाए, तो उसके लिए सरकार ने एक ऐप का वो किया। आपको उस ऐप के माध्यम से आपके मोबाइल के अंदर एक ऐप आ जाएगा, उसमें क्यूआर कोड रहेगा। अगर आपको मतलब जैसे कहीं होटल में गए, कहीं भी गए, तो आपको उसको दिखाना, वो सामने वाला स्कैन करेगा। जिस तरह से आप क्यूआर कोड स्कैन करके पैसे डालते हो, ऐसे ही जब आपका क्यूआर कोड स्कैन हो जाएगा तो उसमें आपका बायोडाटा आ जाएगा निकल के, और वो उनके डाटा में सेव हो जाएगा। जो न्यू मतलब पेपर के फॉर्म में जो आपको निकाल के जहाँ भी जाते थे आप आधार कार्ड की कॉपी लेके चलती है, जहाँ पे गए आधार कार्ड की कॉपी लेके चलते, तो वो आधार कार्ड की वो कंडीशन ख़त्म हो जाएगी। बहुत जल्द ही ये नियम लागू होने वाला है कि जिससे फ्रॉड्स पर लगाम लगाई जा सके। जिस तरह से मतलब आपका आधार कार्ड है, किसी का कोई मर्डर हो गया, मार डाल दिया, तो पुलिस आपको उठा के लेगी, पता चला कि तेरा आधार कार्ड वहाँ पाया गया है। इस तरह के ऊपर लगाम लगाने के लिए रोका गई है। बाज़ार के अंदर गिरावट क्यों आई, अब विषय ये है। देखो, बाज़ार के अंदर जो गिरावट आई है ना, वो आई है फेडरल बैंक के कारण। कल से जो फेडरल बैंक है ना, उसकी मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक चालू होने वाली है, और ऐसी अंदेशाएं लगाई जा रही हैं क्या इस बार फेडरल बैंक रेट कट करेगा कि नहीं करेगा। जैसे वो पिछली बार 3 बार से गुड़ दिखाकर डला मारता आ रहा है कि हम इस नेक्स्ट वाली उसमें रेपो रेट में कट करेंगे, और उस चीज़ की जो अनिश्चितता बनी हुई थी ना, वो लोगों को कहीं ना कहीं डर के माहौल में जी रही थी कि क्या होगा, फेड बैंक रेट कट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा कि नहीं करेगा। तो इस सेंटीमेंट में लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करी, और प्रॉफिट बुकिंग करी ज़्यादातर जो तुम्हारा मिड कैप और स्मॉल कैप है। मिड कैप स्मॉल कैप ज़्यादातर आपने देखा होगा जो रिटेल निवेशक रहते हैं उन्हीं के पास में अधिकतर रहते हैं, अधिकतर। जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग हुई, हालांकि एफआईआई का तो आंकड़ा इतना कोई खास आया नहीं, विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 700 कुछ करोड़ रुपए की बिकवाली करी है। तो ये इतनी बिकवाली आई क्यों, उसके पीछे वजह है अनिश्चितता। अनिश्चितता किसकी, कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को 28 सूत्रों की मांग दी थी ना, वो यूक्रेन ने लौटा दी बिना पढ़े, मतलब जेलेंस्की ने। फिर उसने उसमें संशोधन करके ट्रंप ने 19 सूत्रीय मांग भेजी, और उसे भी मानने से जो जेलेंस्की है उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं नहीं मानता। अब उस कंडीशन में जो पुतिन है, यहाँ से जाते से ही कल 700 ड्रोनों से हमला कर दिया उनने। किसके ऊपर, यूक्रेन के ऊपर। अब जो बाजार के अंदर अनसर्टेनिटी बनी हुई है, एक तो फेडरल बैंक के कारण कि रेट कट होंगे कि नहीं होंगे, दूसरा जो ये सुनने में आ रहा था कि भाई यूक्रेन और रूस का जल्दी युद्ध समाप्त हो सकता है, तो वे आशंकाएं ख़त्म होगी लगभग कि अब तो युद्ध ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि जो पिट रहा है वही बोल रहा है मैं तो और पिटूंगा, मैं तो मानता ही नहीं है, मैं नहीं मानता। एक खोबा खड़ा हुआ है। अभी परसों आपको देखा होगा तो जापान के जो एयरक्राफ्ट, जापान के फाइटर जेट है, उसको चीन के एयरक्राफ्ट में अपनी रडार पर लॉगिन कर लिया और लॉक करके रखा लगभग आधा घंटा। वो बात भी अमेरिका के पास पहुंची, उस पर अभी अमेरिका की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। तो ये अंदेशाएं लग रही हैं कि जापान को आगे करके ताइवान वाले मामले को फिर उलझाना चाहता है क्या अमेरिका, क्योंकि अमेरिका डायरेक्ट चीन के ऊपर हमला नहीं करेगा, ना ही डायरेक्ट आएगा, किसी ना किसी को सामने लाएगा। अब क्या वो जो बकरी है वो जापान है, क्योंकि जापान के जो मेन है प्रधानमंत्री है, उन्होंने बोला कि अगर आप ताइवान को लेना चाहोगे तो हमारी सेना वहाँ के हमला करेगी। अभी एक और खोबा खड़ा हो गया नया, कौन सा, जो तुम्हारा थाईलैंड है, थाईलैंड ने कंबोडिया के ऊपर हमला कर दिया, एयर स्ट्राइक कर दिया। तो जो अनसर्टेनिटी बनी हुई है ना बाजार के अंदर, वो अनसर्टेनिटी कहीं ना कहीं रिटेल निवेशकों को डरा रही हैं, और डरा रही हैं। उसके बाद में जो बाजार में जो मिड कैप स्मॉल कैप जो टूट रहे हैं ना, फिर मार्क टू मार्जिन आ रहा है। मार्क टू मार्जिन जनरली क्या होता है, अगर मैं 100 रुपये का माल ले रखा है और वो 100 रुपये का माल मैंने 20 रुपये दे के ले रखा है, तो 80 उसमें ब्रोकर के लगे हैं, और जब वो शेयर का प्राइस 80 रुपये हो गया तो ब्रोकर मार्क टू मार्जिन भेजता है 15,000 का। किसे, कि भाई देखो नियम ये है कि भाई आपको 20% पैसा देना है, तो 80 रुपये के शेयर रहेगी आपके, तो अब आप एक काम करो, इसमें या तो 15 रुपये डालो, और अगर 16 रुपये डालो, 16 बन जाए 80, अगर आप इसमें 16 रुपये नहीं डाल रहे तो मैं माल बेच रहा हूँ। अब जिस कंडीशन में वो माल बेच देगा, अगर मान लो किसी ने नहीं डाले पैसे, वो शॉर्टफॉल के कारण माल बेच देगा, तो उस कंडीशन में बाजार और गिरेगा,
और गिरेगा तो जिसने 80 में ले रखी थी अब उसकी पोजीशन रिस्क में आ गई। तो एक तो मार्क टू मार्जिन जिस हिसाब से पोजीशन, क्योंकि इसमें मिड कैप स्मॉल कैप गिरते जा रहे, अन्य कोई बाजार में ऐसी कोई खबर ढूंढने जाओगे तो कोई खबर मिलेगी नहीं कि ऐसी कोई खास खबर है जिस कारण से बाजार गिर रहा है, बाजार में कोई डराने वाली खबर है, कोई डील नहीं हो रही, बट डील वील सब हो रही है। भाई अभी अमेरिका का जो डेलीगेशन है वो 10 तारीख से 12 तारीख 13 तारीख के बीच में भारत आने वाला है, और लगभग ऐसी उम्मीदें जताई जा रही हैं कि ये डेलीगेशन जो है ये मतलब उस लेवल का डेलीगेशन है कि जो डील करता ही है, मतलब हल्का मारा आदमी नहीं है। सोचो कि तुम इससे तो होगा और नहीं होगा कोई तय नहीं है, डील भी लगभग होनी है। ऐसा कोई मतलब कोई ख़राब कमेंट्री भी नहीं आई कि यार हमारी पाकिस्तान को लेकर ख़राब कमेंट्री आ गई हो कि हमने भारत को। हाँ इतना ज़रूर है कि डिफेंस स्टॉक थोड़े से इसलिए टूटे हैं, डिफेंस स्टॉक जो गिरे हैं उसके पीछे वजह ये है कि जो हम उम्मीद जता कर चल रहे थे कि हमारी सुखोई 57 को लेकर के डील हो जाएगी रूस के साथ में, वो नहीं हुई। ऐसी उम्मीद जता के चल रहे थे कि S-400 S-500 को लेकर के डील हो जाएगी, वो नहीं हुई। डील हुई तो हमारी काय को लेकर के, फर्टिलाइज़र को लेकर के, कि रूस भारत के अंदर एक फर्टिलाइज़र कंपनी लगाने जा रहा है फैक्ट्री, क्योंकि जो हमारी DIP लाती है ना, जो खेतों में अपन डालते हैं वो डाई, जिसको हम DIP बोला, जो डाई आती है वो अधिकतर या तो हम चाइना से खरीदते हैं हमारा, क्योंकि इस पे ज़्यादातर फर्टिलाइज़र हम निर्भर हैं। देखा ना, ये फर्टिलाइज़र पर रोक लगा दी थी तो किसानों को जो है खाद वगैरह मिलना बंद हो गया था। तो वो कारण यही था कि जो चाइना, हमारी निर्भरता दूसरे देशों पे है, तो उस निर्भरता को कम करने के लिए भारत की रूस के साथ में डील हुई है कि भाई आप हमारे यहाँ का फर्टिलाइज़र फैक्ट्री लगाओ और या फर्टिलाइज़र से रिलेटेड कुछ मतलब इन्वेस्टमेंट करो। हमारी डील हुई है कि जो कैंसर की दवाइयाँ हैं जो कि रूस ने बना ली है वो भारत में दो, क्योंकि भारत में कैंसर को लेकर के काफ़ी चिंताएँ हैं। जो जिसको कैंसर का पता चला जाए वो तो आधा ही टेंशन में मर जाता है। एक और ख़बरें हैं कि हम आपके यहाँ पे एक जो है फार्मास्यूटिकल की कोई दवाइयाँ लगाएंगे, क्योंकि रूस को भी हमारी ज़रूरत है। जनरली है क्या कि जब रूस का और यूक्रेन का तनाव बढ़ा और युद्ध हुआ तो उस कंडीशन में जो दूसरी देशों की कंपनियाँ थी वो उठ कर या तो चाइना चली गई या फिर अपने देश चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि उन्हें ये कंप्लीट नहीं था, क्योंकि अगर अमेरिका ने उन्हीं के एसेट सीज कर लिए। ऐसे समझो मेरी एक ब्रांच है उत्तर प्रदेश में, एक ब्रांच है मेरी मध्य प्रदेश में और एक ब्रांच है मेरी राजस्थान में, है ना, और मेरा ऑल ओवर मतलब 28 स्टेट में काम फैला हुआ है। और इन केस अगर मैंने मेरा झगड़ा हो जाता है किसी के साथ में और मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का झगड़ा हो जाता है, तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोल दे कि अगर इस व्यक्ति से कोई भी व्यक्ति ट्रेड करेगा तो जितने भी स्टेट के अंदर इसका व्यापार चल रहा है वो बाधित हो जाएगा, मैं उसे डिस्टर्ब कर दूंगा, सीज कर दूंगा, फैक्ट्री वगैरह सब सील हो जाएगी। तो मैं अपने 28 राज्यों में काम बचाने के चक्कर में मैं उस राज्य से निकल जाऊंगा जिस राज्य में झगड़ा चल रहा है कि यार मैं छोड़ो ना, 27 राज्यों में तो काम चल रहा है ना। तो जो कंपनियां हैं जो विश्व में काम देखती हैं, क्योंकि उनके लिए एक अकेला रूस ही नहीं है ना कि भाई रूस में चीप लेबर है, चाइना भी है, भारत भी है, पाकिस्तान अगर कंगला है उस पर यहाँ भी जा सकते हैं, बांग्लादेश भी है या तुम्हारा और भी जो कंट्री हैं। तो वे प्रयास करते हैं, यूरोप के देश हैं, वे ये प्रयास करते हैं कि शांति से मामले को सुलटाया जाए और जब मामला सब सेटल हो जाए तब जाकर जाया जाए। तो उस कंडीशन में जब उनके यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रहा था, उनकी जो लेबर है वो ठंडी पड़ गई, क्योंकि उन्हें रोज़गार नहीं, रोज़गार ख़त्म हो गया। अभी रूस एक चीज़ पे और काम कर रहा है, मालूम है, रूस जो है ना अभी अपने सैनिक मारने से बचता नज़र आ रहा है। वो एक वहाँ पे कंपनी टाइप की बना दी है और उस कंपनी का काम है कि वो आदमियों को प्रोवाइड करती है और आदमी जाकर युद्ध लड़ते हैं। ऐसा अभी रूस कर रहा है। अभी बहुत से हमारे भारतीय भी ऐसे फंसे हुए हैं रूस में, जो कि गए तो थे वहाँ पे मतलब किसी वर्क वीज़ा के ऊपर या मतलब स्टूडेंट वीज़ा पे लेकर के, लेकिन वहाँ जो एजेंट इन्हें लेकर गया था उस एजेंट ने इन्हें ये बोल कर फंसा दिया कि तुम्हें वहाँ पे जो सैनिक है उनकी सेवादारी करनी है। और जब वे वहाँ गए तो सैनिकों को उन्हें बंदूक थमा दी और वो उनकी लैंग्वेज इन्हें आती नहीं, हमारे यहाँ लोग बोला गोली चलाओ, धा 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 करो। तो अब इसके ऊपर भी भारत ने बात करी है कि हमारे जो आपने या मतलब वहाँ पे लोग बाय गलत इन्फॉर्मेशन के कारण वहाँ फंसे हुए हैं, उन्हें आप भारत को भेजो। भाई मेरी तो समझ में ये नहीं आता कि जब तुम्हें पता है उस देश में युद्ध चल रहा है, भारत सरकार अपने आदमियों को वहाँ पे स्टूडेंटों को लेके आ रही है, तो तुम्हें काहे वहाँ जाने की चुल मची है कि नहीं हम तो वहीं जाएंगे, वहीं वर्क वीज़ा करेंगे। भाई कम खा लो, कम कमा लो, अपने घर ही रह लो, पर नहीं हम तो बल्लम। तो ये कंडीशन थोड़ा सा अनसर्टेनिटी वाली बनती हैं। देखो
बाजार के अंदर अब सब कुछ खराब ही खराब बोल दिया तो अच्छा भी बता दें। देखो जो निफ्टी का पुट कॉल रेशियो है ना वो ओवरसोल्ड जोन में है, तो कल बाजार के अंदर आपको एक रिकवरी देखने के लिए मिल सकती है। रिकवरी आएगी क्योंकि जो पुट कॉल रेशियो है ना वो ओवरसोल्ड है। कल अगर आप फ्राइडे के दिन आपको निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देखोगे तो कल मतलब फ्राइडे वाले जो आज सुबह का निफ्टी का पुट कॉल रेशियो ओवरबोट जोन में था। तो ये जो निफ्टी के एनालिसिस करते हैं या जो तुम्हारा एफएनओ वगैरह समझते हैं उन्हें मालूम था कि भाई ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी, लेकिन इतनी आएगी ये नहीं सोचा था। कुछ पैनिक में भी, क्योंकि देखो अब होता यही है, मेरा जो पुराना उदाहरण है कि जब महिलाएं रो रही होती हैं और वो बैठी हुई बात कर रही है, इधर से कोई आ जाए रोता रोता, अरे फलाना आदमी, अरे ऊ, जब ऊ करते तो सारी ऊ करने लगती। जब बाजार गिरा उन्हें लगा पैनिक में, बेचो 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 बेचो। और कल वीकली एक्सपायरी भी है भाई, कल तुम्हारा जो है वीकली एक्सपायरी है, मंगलवार है, और वीकली एक्सपायरी के चलते भी कहीं लोग बाग घबराहट में रहेगी यार क्या पता क्या हो जाए। क्योंकि सर्टेनिटी ये नहीं है, अनसर्टेनिटी ये है कि जो जापान के जो फाइटर जेट को चाइना ने लॉक किया ना उसके ऊपर ट्रंप का बयान नहीं आया। और डोनाल्ड ट्रंप एक वो नेता है कि उन्हें तो तुम माइक दिखा दो, हाँ जी बताओ, तो वो तुम्हें 2-4 बात तो वैसे ही बता देंगे। डोनाल्ड ट्रंप का बयान नहीं आया, उसके चलते लोग घबरा रहे हैं कि हो क्या रहा है, तो क्या कुछ करना चाह रहा है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप की बेइज्जती कर दी है यूक्रेन ने, जेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप की जो फाइल थी वो लौटा दी, बोले मैं नहीं साइन करता इस पर। तो ये शांति जो नोबेल पुरस्कार गले में टांगे घूम रहे वो भी एक डिस्टर्बेंस होता है। और बाजार में कल फेडरल बैंक की जो वो आने वाली है कि रेट कट होगा क्या नहीं होगा, होगा क्या नहीं होगा, वो भी कहीं अनसर्टेनिटी बनी हुई है। नहीं तो ऐसी कोई नेगेटिव खबर नहीं है कि आप सोचो कि यार क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। भाई सब ठीक ठाक था, फ्राइडे के दिन सब अच्छा चल रहा था, उसके बाद भी बाज़ार में गिरावट देखने के लिए मिली। तो ये सब चलेगा, ये सब चलता रहेगा, लेकिन बाज़ार में अपना पोर्टफोलियो संभाले रखना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जब बाज़ार गिरता है ना तो अच्छों का पेट का पानी हिल जाता है। जो बोलते हैं ना मेरे फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है। ये जीना भी कोई जीना के लल्लू खैर चलो, देखो दिक्कत सबको होती है, पर थोड़ा सा मुस्कुराओ, हंसते रहो, टेंशन नहीं रहो, सब ठीक हो जाएगा। बस अब ट्रिगर की ज़रूरत है, एक ट्रिगर है, अगर भारत की डील हो जाती है तो वो डील हो सकता है ट्रिगर हो। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जाके कमेंट बॉक्स में जो भी क्वेरी है उसे पिन करें। लेकिन इतना है कि निफ्टी ओवरसोल्ड में है, हो सकता है कि तो रिकवरी देखने के लिए मिले। अब अमेरिका के साथ डील होने वाली है, कल फेडरल बैंक के नतीजे आने हैं, यूरोप के बाज़ार ठीक ठाक नज़र आ रहे हैं, ऐसा कोई ज़्यादा घबराने वाली बात है नहीं। पर ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग आई है तो ऊपर मिड कैप स्मॉल कैप ज़्यादा टूटते हैं, वो रहता है। धन्यवाद, थैंक यू।